आज अपन क्लास 10th का ये क्वाड्रेटिक का लेक्चर तो नहीं ले रहे, क्वाड्रेटिक का लेक्चर थोड़ी देर बाद लेंगे। बट अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर हुआ था उसका जो बुक है उसको तो मैंने डिस्कस कर दिया था। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि बुक में अगर किसी भी बच्चे का कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट बाकी है तो आप काइंडली मेरे से कांटेक्ट करें और मुझे टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप में या फिर कॉल करके पूछे तो मैं आपका डाउट जो है वो साथों साथ क्लियर करके देता हूँ, ठीक है। और रहा बात शीट का, जो अभी जो है वो हम शीट को ही इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो उस चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो आप प्रॉपर्ली देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अगर मैं पहला पेज जो है उसको लेता हूँ तो पहला क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हो कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो फिगर आपको दिया हुआ है, समझाता हूँ। अभी हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देना आधा घंटा एक घंटे के अंदर वो तो इम्पॉसिबल सा सिचुएशन है, बट मैं आपको समझा के अगर दूंगा तो ये कंफर्म है कि आप उसको कर जरूर पाओगे। ये 2a,0 है और ये आपका वो पॉइंट है b, ठीक है। आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, ये तो 0,0 और ये 2a,0 दो वर्टिसेस तो पता है, यानी कि आपको बस b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अभी तक जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कांसेप्ट आपके पास मौजूद है उससे आप कैलकुलेटिव वे में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट जैसे जैसे आपको और थोड़ी देर बाद पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिया जाएगा ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप पूरा चीज समझ जाएंगे कि कैसे हम इस चीज को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर अपन x, y मान लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते अगर ये 2 है तो ये भी 2 है होगा और ये भी 2a है, ठीक है। यानी कि तीनों के तीनों साइड लाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, AB लिखोगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये तीनों अगर इक्वल है तो आप यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके ये निकाल दीजिए, यहाँ से भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके ये लेंथ निकालिए और ये तो 2a आपको ऑलरेडी पता है। तो ये तीनों को अगर आप इक्वेट कर देते तो आपके पास x और y जो है वो सॉल्व होकर के आ जाएगा। अगर मैं इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके करूँ तो ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ x माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको इजीली x का वैल्यू मिल जाएगा और फिर इन दोनों को अगर आप इक्वेट करते हैं तो x का वैल्यू रख देंगे तो आपके पास y का वैल्यू जो है वो आ जाएगा, है ना। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, फिर x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल देंगे तो आपको b का कोऑर्डिनेट जो रिमेनिंग वर्टिसेस है वो आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चीज है वो काफी एक सिंपल क्वेश्चन हो गया जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अगर मैं बोलूं तो आप ये भी समझ सकते हो कि सर अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैं यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये इन दोनों को बाइसेक्ट कर देगा। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब आप तो ये अगर बाइसेक्टर हो गया तो ये मतलब आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचोगे तो वो बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है ये चीज, ठीक है। तो ये दोनों a हो जाएगा, अभी ये 2 है ये a है, तो इस लेंथ को आप इजीली पाइथागोरस लगा करके निकाल सकते हो बिकॉज इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, समझ में आ रहा है। तो ये अगर a है तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका a और ये जो लाइन आप निकालोगे यूजिंग पाइथागोरस वो हो जाएगा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो इस प्रकार से भी आप बिना कैलकुलेशन करे डायरेक्टली निकाल सकते हो। और भी कई सारे तरीके हैं, ठीक है। एंगल वगैरह कंसेप्ट यूज नहीं किया, अगर वो सिर्फ पढ़ा देता तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। अभी आप इस प्रकार से साइड का कंसेप्ट से कर सकते हो या फिर ये लाइन a हो जाएगा तो ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा आपका √3a। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे को करेक्टली दिख रहा है a, √3 ये पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देखो आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जितने तरीके बता रहे उतने तरीके आपके दिमाग में होने चाहिए, चाहे वो लंबा हो छोटा हो, सारा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो कंसेप्ट है देखो मेरे को x y कोई इक्वेशन कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं हुआ, डायरेक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बाइसेक्ट कर दिया, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो सब कुछ सिमेट्रिक है। तो ये a हो गया, ये a हो गया, तो ये पाइथागोरस से निकाल दिया √3 है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया a, √3। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिख रहा होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB where A and B are this and this, also find the point of intersection with x axis and y axis, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB, ठीक है। A और B आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, 3,6 मान लो A है और B मान लो कितना है
-3,4, ठीक है। तो आपको AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन निकालना है। देखो वो एडवांस जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो तो पढ़ने के बाद आप 3-4 महीने बाद इजीली ये चीज सॉल्व कर दोगे एक ही झटके में, अगर आपका स्लोप वगैरह का कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है, जो हम बाद में सीखेंगे। बट अभी तक जितना सीखे हैं उसके मदद से अगर इसको करने की कोशिश करें तो आपको बोला ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये इक्वल भी होगा बिकॉज ये बाइसेक्ट कर रहा है, उसका हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो एक कंसेप्ट मुझे यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो है लोकस, ठीक है। लोकस, लोकस को ध्यान से समझने का कोशिश करो। व्हाट इज लोकस, ठीक है। लोकस क्या है ध्यान से समझो। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और एक वेरिएबल पॉइंट जो है वो इसके सराउंडिंग में मूव कर रहा है, ठीक है, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट डिस्टेंस r, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इस वेरिएबल पॉइंट का जो मूवमेंट, जो पाथ है वो क्या है, एक सर्कुलर पाथ होगा, और ये फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलेंगे और ये फिक्स्ड डिस्टेंस को हम रेडियस बोलेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, समझ में आया। तो इस वेरिएबल पॉइंट का जो पाथ है उसको अपन क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे, ठीक है। तो इसी वेरिएबल पॉइंट का जो पाथ है उसी को अपन लोकस बोलते हैं, ठीक है, लोकस ऑफ दैट पॉइंट P बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर वही आप सोचने का कोशिश करो कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट P कंसीडर कर लेता हूँ जो कि x, y है, तो ये वेरिएबल पॉइंट इन सच ए वे मूव कर रहा है ताकि इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम A एंड B वो हमेशा क्या है, इक्वल है। अगर वो यहाँ पे आ जाए तब भी जाकर के इसका डिस्टेंस जो है A से और B से वो बराबर रहेगा, समझ में आया। अगर वो यहाँ पे आ जाए तब भी इसका डिस्टेंस जो है वो A से और B से क्या रहेगा, सेम रहेगा, समझ में आता है ना, ठीक है। तो इसी P पॉइंट का जो लोकस होगा ना वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ A एंड B कहलाएगा, समझ में आता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है, अगर P पॉइंट का लोकस जो है वो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो PA और PB हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, समझ में आ रहा है। तो अगर P और PB इक्वल है तब जाकर के इस P का लोकस को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं। और आपको बोला गया है कि P का इक्वेशन निकालो, यानी कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालो, वो किस पाथ में मूव कर रहा है। तो इक्वेशन बेसिकली आप अभी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का निकालना वगैरह तो आपको सिखाया नहीं गया, बट अगर आप इतना सा सोच सकते हो तो आप इस लोकस को समझना पड़ेगा कि ये P पॉइंट का जो लोकस है वही है आपका इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन, समझ में आया। तो सिंपल सा कहानी आप क्या कर दो, यहाँ से P ऑफ A इज इक्वल टू क्या कर दो, PB कर दो, सॉल्व होकर के आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा। PA का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है x - 3, बिकॉज इफ दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना, जिसके ऊपर P कोई भी एक पॉइंट है तो PA इज इक्वल टू PB होगा, और इस P पॉइंट का जो मूवमेंट होगा, जो पाथ होगा, उसी को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन बोलेंगे, लोकस इक्वेशन, समझ में आया। तो PA इज इक्वल टू PB अगर होता है तो x - 3 होल स्क्वायर y - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB कितना हो जाएगा, x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर। इसको अगर स्क्वायर करके मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा x² - 6x + 9 प्लस y² - 12y + 36 बराबर x² + 6x + 9 प्लस y² - 8y + 16। तो x² y² कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया 12x + 4y इज इक्वल टू 36 + 9 45 - 25 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कॉमन ले लो 4 को, ये हो जाएगा 4 को अगर कॉमन ले लेंगे तो 3x + y इज इक्वल टू 5, which is the equation of perpendicular bisector of AB, ठीक है। perpendicular bisector of AB का इक्वेशन आ गया क्या, 3x + y इज इक्वल टू b। याद रखना किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में होता है, ax + by + c इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इटसेल्फ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो उसका इक्वेशन भी इसी फॉर्मेट में होगा। देखो ये लाइन भी, ये जो इक्वेशन आपके पास आया वो भी इसी फॉर्मेट में है। c का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -5 है, समझ सकते हो ना, क्लियर है पक्का। तो इस चीज को आप अच्छे से क्लियर रखो, ठीक है। अभी अगर मैं सेकंड पार्ट में ध्यान दूं तो पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब इसी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ और किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, समझ में आ रहा है ना। तो अगर इसी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकाल लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, तो अपन कैसे निकालेंगे इस चीज को, क्या करेंगे, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, जहां पे उस लाइन का y कोऑर्डिनेट, एक लाइन है मान लो, वो x एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है तो उस जगह पे y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा,
समझ में आ रहा है ना? एक्स एक्सिस के ऊपर का कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो इस इक्वेशन में अगर आप y का वैल्यू 0 पुट कर देते हो तो x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 5/3 मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5/3, 0। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर आप इसका y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखना चाहते हो तो x का वैल्यू क्या कर दो, 0 डाल दो। और अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कि इसी लाइन का जो y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हो गया 0,5 और x एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हो गया 5/3, 0। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से आपने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। ठीक है, ये तो जानने वाला हमला है। चलो अगला, the x coordinate of a point P is twice its y coordinate. If P is equidistant from Q and R, then find the coordinate. ये सिंपल है, x कोऑर्डिनेट को x मान लो तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, twice x हो जाएगा। अभी x, twice x is equidistant from 2, -5 and -3, 6। तो x, twice x जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस निकाल दो फ्रॉम Q और एक और बार उसका डिस्टेंस निकाल दो फ्रॉम R। फिर PQ इक्वल टू PR कर दो, तो सॉल्व करके x निकाल दो, तो उधर से x अगर मिल गया तो आपको x, 2x भी मिल जाएगा। समझ में आया ना? यानी कि जो कोऑर्डिनेट है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं कि अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दिख रहा होगा 4। If P and Q are two points whose coordinates are this, then S is the point. Show that 1/SP and 1/SQ। देखो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, सिंपल। डायरेक्टली आपको S का कोऑर्डिनेट दिया है, P का कोऑर्डिनेट दिया है, Q का कोऑर्डिनेट दिया है, तो SP और SQ आप निकाल सकते हो। सॉल्व कर लो ना, SP और SQ निकाल दो, फिर 1/SP और 1/SQ का सम कर दो। SP निकाल करके 1/SP कर दो, SQ निकाल करके 1/SQ निकाल दो, फिर दोनों को ऐड कर दो, फिर सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि जो भी चीज आपके पास आ रहा है वो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहा है, यानी कि जो आंसर आएगा उस आंसर में t का प्रेजेंस नहीं होगा। इसीलिए यहां पे बोला है कि शो दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। इंडिपेंडेंट ऑफ t का मतलब क्या है कि वो t के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर इस चीज को सॉल्व करके मान लो आंसर ट्वाइस से मिल जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज कांस्टेंट, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन t। समझ में आया ना? अगर इसका वैल्यू ट्वाइस t मिल जाता तब जाकर के हम ये कमेंट कर पाते कि ये जो चीज है 1/SP + 1/SQ वो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट अभी के लिए ये नालायक जो है वो t के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे का कहानी देखते हैं। तो 5 if the two vertices of an equilateral triangle are given, then find the third vertex। थर्ड वर्टेक्स निकालोगे। 2 वर्टिसेस दिया हुआ है, वो तो अभी भी मैंने समझाया आपको। सेम क्वेश्चन नंबर 1 में तो करके दिया। ठीक है, करके देखना, अगर नहीं होता है तो सर तो है ही, पूछोगे बता के देंगे। बट अभी जो वीडियो सॉल्यूशन तो बना रहा हूँ, उसके बाद और शायद इस चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन बनाना पॉसिबल नहीं होगा। आप टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप या फिर फोन करके पूछिएगा, आपको सॉल्यूशन में बता दूंगा। अगर समझ नहीं आता है फोन पे तब तक आपके साथ बात करता रहूंगा जब तक आपका एक डाउट क्लियर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 वाला कहानी हो गया। फिर 6 का अगर मैं बात करूं, find coordinates of the circumcenter of the triangle whose vertices are this। ठीक है, also find the circumradius। circumcenter, circumradius, ये सब कहानी आप समझ सकते हो ना? अगर नहीं समझते हो तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो क्या है, ये सब बताते हैं। 3 वर्टिसेस आपको गिवन है ना, तो उन 3 वर्टिसेस से आप एक ट्राइंगल बना सकते हो। ठीक है, और उस ट्राइंगल का, अगर मैं उस ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल पास कराने का कोशिश करूं तो उस सर्कल को बोलूंगा इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल। इसका नाम क्या दूंगा मैं? सरकम सर्कल। ठीक है, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा ना उसको अपन बोलेंगे सरकम सेंटर। ठीक है, उसको अपन बोलेंगे सरकम सेंटर। तो इनडायरेक्टली ये वही क्वेश्चन हो गया जो आपका एनसीईआरटी में आप खुद किए हो। एक सर्कल का 3 पॉइंट दिया हुआ है, उसका सेंटर रेडियस निकालना है। समझ में आ रहा है ना? वही तो क्वेश्चन हो गया नहीं है? आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे x, y इसको मान लेना है, फिर दिस इज द रेडियस, दिस इज द सरकम रेडियस। ठीक है, इसको p मान लो, तो ये PA, PB और PC ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो PA = PB = PC, ये तीनों के तीनों अंडर रूट के फॉर्मेट में, xy के फॉर्मेट में आएगा ना। इन दोनों को इक्वेट करो, एक इक्वेशन मिलेगा। इन दोनों को इक्वेट करो, एक और इक्वेशन मिलेगा। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो,
x और y का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही x, y आ गया तो सेंटर मिल जाएगा विच इज द सर्कम सेंटर, और फिर उस सेंटर से किसी भी एक वर्टिसेस का डिस्टेंस निकाल देना, आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल मिल जाएगा, जो कि हम सर्कम रेडियस के नाम से जानते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस के नाम से जानते हैं। ये हो या फिर ये हो, तीनों को ही हम क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हो। आगे अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 7, लेट द ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर विच इज दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स। अच्छा, एक स्क्वायर का ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट्स दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है, रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स निकालना है। ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट्स दिया हुआ है, स्क्वायर बना रहा हूं तो क्या बना रहा हूं, मान ले ए बी सी डी, ए और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान ले 3, 4 और 1, -1, तो आपको इन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करोगे, इसको x, y मान लो और इसको आप a, b मान लो, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। अभी सॉल्व करोगे तो क्या सॉल्व करोगे, ये तो मैंने एनसीईआरटी में भी बता के दिया था ये सवाल। ए और सी का जो मिड पॉइंट होगा वही किसके इक्वल हो जाएगा, बी और डी का मिड पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से तो एक रिलेशन मिल ही जाएगा। ठीक है, और फिर अपन साइड लेंथ इक्वल कर देते ना, आराम से बाकी कहानी आ जाएगा। ठीक है ना, आप AD इक्वल टू, ये एनसीईआरटी में बताया था, AD इक्वल टू CD कर दो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, आप AB इक्वल टू BC कर दो आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा। समझ में आ रहा है, और फिर इनका A और C का मिड पॉइंट निकालो और B और D का मिड पॉइंट निकालो और फिर दोनों को इक्वल कर दो, यानी कि दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम कर दो और दोनों को y कोऑर्डिनेट सेम कर दो, बिकॉज़ डायगोनल्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों ही बाइसेक्ट करेंगे, मतलब दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, आप क्लियरली देख सकते हो 4,3/2 और इसका मिड पॉइंट हो जाएगा x + a/2, y + b/2। तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गए, दो इक्वेशन, ये दोनों इक्वल हो गया, एक इक्वेशन 3 इक्वेशन, ये इक्वल हो गया 4 इक्वेशन। सॉल्व कर दो, 4 वेरिएबल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो सर को याद करो। Prove that the points this are the vertices of an isosceles right angle triangle. Find the area of this triangle. देख भाई, आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो तीनों साइड लेंथ निकालो। वर्टिसेस दिया हुआ है तो तीनों साइड लेंथ तो निकाल ही सकते हो ना। तीनों साइड लेंथ निकालने के बाद आप क्या करोगे कि पाइथागोरस वैल्यू दिखाओगे, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, वो आप दिखाओगे। ठीक है, तो यहां से प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और साइड लेंथ निकालने के बाद ही अगर आपको दो साइड का लेंथ इक्वल दिख जाता है, उसका मतलब क्या है कि वो आइसोसेलेस है। और अगर ये प्रूफ करना है मतलब ऐसे होगा ही होगा। तो आप तीनों का साइड लेंथ निकालो, पाइथागोरस दिखाओ, सारी चीज प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रायंगल जो है वो क्या है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। और उसके बाद उसका एरिया निकालना किसको नहीं आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, आ जाएगा एरिया। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल whose vertices are this is a rhombus। भाई रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, पहले तो चारों के चारों साइड लेंथ निकालोगे आप। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से चारों के चारों साइड लेंथ निकालोगे। साइड लेंथ निकालने के बाद चारों साइड लेंथ इक्वल आएगा। अगर ये रोम्बस है, शो करने बोला है, तो डेफिनेटली चारों साइड लेंथ जो है वो इक्वल आएगा। इक्वल आने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल आने के बाद अपन कुछ ये सोचते हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम में अगर साइड लेंथ जो है वो अगर इक्वल हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो रोम्बस होगा, बिकॉज साइड लेंथ सारे के सारे साइड लेंथ इक्वल रोम्बस में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है। बट स्पेसिफिकली वो एक रोम्बस का प्रूफ होगा जब डायगोनल्स का लेंथ अनइक्वल आप प्रूफ करोगे। समझ में आ रहा है, बिकॉज इन स्क्वायर द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल, बट इन रोम्बस द डायगोनल्स लेंथ आर नॉट इक्वल। समझ में आया। तो उसके बाद जब आप चारों साइड लेंथ निकालने के बाद चारों साइड लेंथ जब इक्वल दिखाओगे, तब तक बस ये प्रूफ होगा कि वो एक रोम्बस है या तो स्क्वायर है, वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता, बिकॉज ऑल साइड्स इक्वल हो गए। फिर जब आप जाकर के दोनों साइड लेंथ को अनइक्वल दिखाओगे, तब जाकर के ये प्रूफ होगा कि ये जो फिगर है वो क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल वाकई एक रोम्बस है, क्योंकि अगर स्क्वायर होता तब दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अंजाम दे सकते हैं। Question number 10. Two vertices of an isosceles triangle are given. Find the third vertex if the length of the equal sides are 3. ये क्या बोलो बोल, ये दोनों वर्टेक्स गिवन है, इन दोनों का लेंथ 3 दे रखा है, इधर निकालना है x, y। सिंपल सा चीज है ना, दिस इक्वल टू 3, दिस इक्वल टू 3 कर दो।
है ना, दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ इक्वल टू 3, यहां से दो इक्वेशन जनरेट हो जाएगा, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा आपके पास, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा चीज है, सेम पैटर्न चलता जा रहा है। अगला the vertices, the three vertices of a parallelogram is given, find the fourth vertices, क्या करोगे, फोर्थ वर्टिसेस को a, b मान लोगे, फिर आपको पता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो a और c को ज्वाइन करके a और c का आप क्या कर दोगे, मिड पॉइंट निकालोगे और b और d का मिड पॉइंट निकालोगे। अभी तो आपके पास दो ही वेरिएबल होगा, ये तो नोन होगा ना, तो b और d का मिड पॉइंट इन टर्म्स ऑफ a b आ जाएगा और इन दोनों का मिड पॉइंट कांस्टेंट आ जाएगा, तो उन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो यहाँ से सॉल्व होकर के a और b आपको मिल जाएगा, इसी प्रकार से सेम प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर अगर मैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ूं, आप देख सकते हो, फाइंड द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, फाइंड द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। थोड़ी देर पहले जो एक कांसेप्ट समझाया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, याद है कि ए और बी तेरे पास दो पॉइंट है, ठीक है, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होंगे, ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स कहां पे होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होगा ना। मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को लूं तो भी ये P और P इक्वल होगा, इसको अगर लूं तो भी P और P क्या होगा, इक्वल होगा, अगर मैं इसको ले लेता हूं तो भी P और P क्या होगा, इक्वल होगा, अगर मैं इसको ले लेता हूं तो भी P और P क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएगा जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी इक्वल होगा, और वो सारे के सारे पॉइंट जोड़ करके हम क्या बना रहे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी बना रहे, ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी बना रहे, ठीक है। तो आपको ऐसे कितने पॉइंट निकालने, हजारों पॉइंट आप निकाल सकते हो। वैसे के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल देना। इक्वेशन निकाल दो आप, मान लो इक्वेशन आ गया, कुछ भी मुझे नहीं पता, मान लिया ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन। कैसे निकालते हैं आपको थोड़ी देर पहले सिखाया, p मान लो x, y, p इक्वल टू p कर दो, सॉल्व होकर के ये आ जाएगा, ठीक है। फिर अभी आपको इस लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर कितना पॉइंट होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स जोड़ करके अभी आपको कोई भी एक पॉइंट अगर यहाँ से निकालना है तो कुछ भी निकाल सकते हो। x का वैल्यू 1 रख दो, y कितना आ जाएगा, 3 - 2 = 1, तो 1, 1 यही क्या हो जाएगा, इस चीज के ऊपर कोई भी एक पॉइंट हो जाएगा, बात खत्म, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। आपको कोई एक ही पॉइंट तो निकालना था ना जो कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो बस वो आपने निकाल दी ऑलरेडी, समझ में आ रहा है। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ 10 पॉइंट, तो 10 भी निकाल सकते हो, 1000 भी निकाल सकते हो, कितने भी निकाल सकते हो, x का वैल्यू अलग अलग डालते जाओ, y अपने आप मिलता जाएगा। फर्स्ट पेज का आखिरी क्वेश्चन 13 नंबर, if -4, 3 and 4, 3 are two vertices of an equilateral triangle, then find the coordinates of the third vertex given that origin lies in the interior or exterior। हाँ, ये किसी डाउट में पूछा था, ये मैंने सॉल्व करके दिया था, किसी ने डाउट पूछा था। इंटीरियर एक्सटीरियर का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या, इंटीरियर एक्सटीरियर क्या है ना, -4, 3 किधर होगा, देख 1, 2, 3, 4, तो -4, 3 अगर मैं बात करूं तो लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ -4, 3, और इधर अगर मैं बात करूं 1, 2, 3, 4, तो 4, 3 इधर मान लेता हूँ 4, 3 बोलता है कि ये दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के दो वर्टेक्स हैं, ठीक है। अभी बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट ओरिजिन लाइज। अभी थर्ड वर्टेक्स जो है उसको आप क्या बोलोगे, x, y मानोगे ना भाई, x, y मानोगे ऑब्वियसली, समझ में आ रहा है ना। ये देखना, ये तो बाइसेक्टर है ना, सीधा सीधा सोचो ना, ये तो लेंथ इक्वल है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, सॉरी इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो ये बाइसेक्टर हो गया ना, और ये परपेंडिकुलर भी है इस लाइन के ऊपर, ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना भाई, तो ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये इन दोनों का लाइन जॉइनिंग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, समझ में आ रहा है। मतलब इस इक्विलेटरल और ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो आपको अच्छे से पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से पास करेगा, मतलब वर्टेक्स जो होगा वो इसी लाइन के ऊपर होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर आप इतना कुछ सोचना नहीं चाहते हो तो डायरेक्टली आप मान लो ना उसको x, y, फिर आप जैसे मैंने बोला आपको दिस इक्वल टू दिस लेंथ, ये लेंथ कितना है 8, तो दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ इक्वल टू 8 कर दो, सॉल्व करके आप x और y का वैल्यू निकाल दोगे, फिर देखोगे ऑटोमेटिकली x का वैल्यू जो है वो 0 आ गया, बिकॉज द थर्ड वर्टेक्स विल डेफिनेटली लाई ऑन द y एक्सिस, जिसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट आपको 2 मिल रहा होगा,
समझ में आ रहा है? y कोऑर्डिनेट आपको कितना मिल रहा होगा? 2 मिल रहा होगा डेफिनेटली। मान लो एक आ गया y कोऑर्डिनेट 10 और दूसरा आ गया -10, समझ में आया? क्या होगा? इसीलिए तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा है। इंटीरियर बोला है, कौन सा आंसर क्या होगा? हाँ, आंसर में दिख रहा है y कोऑर्डिनेट एक आ रहा है 3 - 4√3 और एक आ रहा है 3 + 4√3। डेफिनेटली 3 + 4√3 ये वाला होगा और 3 - 4√3 नीचे वाला होगा। समझ में आ रहा है? 3 - 4√3 नीचे वाला होगा क्योंकि ये नेगेटिव में है। समझ में आया ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? In such a way that origin lies in the interior, तो origin lies in the interior of the triangle किस केस में हो रहा है? ऊपर वाले में या फिर नीचे वाले में? नीचे वाले में हो रहा है, तो फर्स्ट केस का आंसर हो जाएगा ये वाला। ओरिजिन को अगर ट्राइंगल के अंदर लाई करना है तो थर्ड वर्टेक्स कौन सा होगा? ये तो नहीं हो सकता ना। अगर थर्ड वर्टेक्स ये हो गया तो इक्विलैटरल ट्राइंगल ये बन जाएगा, तो ओरिजिन तो एक्सटीरियर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ओरिजिन को अगर इंटीरियर में लाई करना है तो ये होगा आंसर, और अगर ओरिजिन को एक्सटीरियर में लाई करना है तब वर्टेक्स हो जाएगा ये वाला, दैट इज 0,3 + 4√3। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूँ सारे कहानी को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। उसी के साथ साथ अपन अपना अगला पेज को और बढ़ते हैं, और अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपका है तो आप मेरे को पूछ लीजिएगा। अगला, नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। अरे चेक कर लो भाई क्वाड्रिलेटरल का और क्या कंसेप्ट दूं, ठीक है ना? क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बोले सर पहला क्या है? पैरेललोग्राम। दूसरा क्या है? ट्रेपीजियम। तीसरा क्या है? काइट। चौथा क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? बट आपका यहाँ पे सारे के सारे पैरेललोग्राम का ही क्वेश्चन है, ठीक है? बाकी तीनों अभी आप 8 में पढ़ के आए होंगे, बट आप भूल गए होंगे, इतना मेमोरी आपके पास है नहीं जो आप याद रखोगे, ठीक है? तो अगर कोई बच्चा याद रखता है तो अच्छी बात है। और फिर ट्रेपीजियम, फिर काइट और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सब का तो कोई फर्दर क्लासिफिकेशन वगैरह नहीं होता है, बट पैरेललोग्राम का 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है आपका रेक्टेंगल और एक होता है आपका रोम्बस। और अगर रेक्टेंगल और रोम्बस का सारे प्रॉपर्टी को मर्ज कर दूं तो एक और पैरेललोग्राम निकलता है जो कि है आपका रेगुलर पैरेललोग्राम, या फिर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं, जो है आपका प्यारा सा स्क्वायर, ठीक है? तो तीन प्रकार के पैरेललोग्राम बोल सकते हो, स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल, ठीक है? तो स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल को चेक करने के लिए आपको पता है क्या होता है। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होते हैं, डायगोनल्स के लेंथ भी इक्वल होते हैं, बट डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिमिलरली स्क्वायर में सारे लेंथ इक्वल होते हैं, साइड लेंथ इक्वल होते हैं, डायगोनल का लेंथ भी इक्वल होता है, बट डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड also the interior angles between the sides are not right angle, are not at right angle to each other। समझ में आ रहा है? बट अगर स्क्वायर की बात करो तो उधर सब कुछ वैलिड होता है, यानी कि साइड लेंथ भी इक्वल है, डायगोनल का लेंथ भी इक्वल है, डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर भी है, और सारे के सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री भी है। एंगल का तो कंसेप्ट छोड़ो, वो तो आपको निकालना वगैरह आता नहीं है अभी। आप सिंपल सा वो कर दो ना, साइड लेंथ निकालो, डायगोनल निकालो। अगर सारे के सारे साइड लेंथ इक्वल नहीं है, ऑपोजिट साइड लेंथ इक्वल है, तो क्लियर हो जाएगा ना कि ये क्या है, वो है ना तेरा, क्या बोलता है, ऑपोजिट अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर सारे साइड लेंथ इक्वल हो गया तो रोम्बस हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। फिर आप डायगोनल को चेक कर लेना, अगर डायगोनल चेक कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि रोम्बस और स्क्वायर में से कौन सा होगा। अगर इक्वल है डायगोनल तो स्क्वायर होगा, नहीं है तो रोम्बस होगा, ठीक है ना? अगर सारे साइड्स इक्वल आ रहे तो। अगर कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा है, ऑपोजिट साइड भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप बाकी के और सोचोगे, यानी कि ट्रेपीजियम हो सकता है। अगर कोई भी साइड लेंथ अगर इक्वल नहीं आ रहा है आपको, तो आप क्या बोलोगे? कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल बोल दोगे उसको। समझ में आ रहा है ना? है ना? स्पेसिफाई करने के लिए आपको और भी टूल्स चाहिए, बट खैर अभी के लिए आपको इतना पता नहीं है, ठीक है ना? तो आप सिंपल सा कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हो, रादर देन उन तीनों में से कोई नहीं होगा, यानी कि पैरेललोग्राम नहीं होगा, ठीक है? तो चलो 15 नंबर अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग। ये सिखा दिया है, सेम क्वेश्चन अभी भी सिखाया। शो दैट द ट्रायंगल आर सिमिलर। सिमिलरिटी का कंडीशन पता है ना? नेक्स्ट चैप्टर ही आएगा, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, उसमें बताऊंगा सिमिलरिटी का कंडीशन क्या है, ठीक है ना? साइड प्रोपोर्शनल दिखा दोगे ना, दोनों सारे के सारे 6 के 6 वर्टिसेस गिवन है, तो ABC PQR सबका साइड लेंथ निकाल देना, AB BC CA PQ QR और RP, फिर AB by PQ is equal to BC by QR equal to CA by RP होगा ही होगा, अगर वो प्रूफ करने दिया है। समझ में आ रहा है ना? अगर एग्जामाइन करने देता तो अलग बात है,
तो आप चेक कर लेना कि ए बी बाई पी क्यू, डी सी बाई क्यू आर और सी ए बाई आर पी इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द ओरिजिन बाय द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर 0, 100 एंड 100, 10। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है, आपको उल्लू बनाया सवाल। ठीक है, बोला है कि 2 पॉइंट है, एक है 10, 0 और एक है बहुत दूर 0, 100। तो इन दोनों पॉइंट ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बन रहा है वो ओरिजिन में कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा। भाई ये एक्स एक्सिस के ऊपर है बिकॉज इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ये वाई एक्सिस के ऊपर होगा बिकॉज इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ओरिजिन के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बनेगा। तो कितना एंगल सबटेंड करेगा ओरिजिन में, 90 डिग्री तो करेगा ना। समझ में आ रहा है, बस खत्म काम। अगला 18, if the two opposite vertices of a square are given then find the coordinates of the remaining vertices। ये क्वेश्चन रिपीट कैसे हो गया यार, अभी भी बोला मैंने आपको। 19, if the coordinates of the midpoints of the side of the triangle to find the coordinate of the vertices। अरे वही सेक्शन फॉर्मूला का सिंपल सा कांसेप्ट है, एनसीईआरटी में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, वापस बता देता हूं अगर आप भूल गए तो देख लो। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे आपको मिड पॉइंट दिया गया है, समझ में आ रहा है ना। बी ई एफ, ये तीनों आपको पता है, पता है नहीं पता है, पता है ना भाई। डी ई एफ आपको दिया गया है, आपको ए बी सी निकालना है। तो इसको x1 y1 मान लो, इसको आप x2 y2 मान लो और इसको आप x3 y3 मान लो। समझ में आ रहा है। तो x1 प्लस x2 y2 हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 y2 हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर x2 प्लस x3 by 2 हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट जो कि गिवन है, y2 प्लस y3 by 2 हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट, और सिमिलरली इधर हो जाएगा इसका और इधर हो जाएगा y1 प्लस y3 by 2 विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ e। ठीक है, तो यहां से 6 इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व कर दो सबको, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने का मैं एक आसान तरीका बता देता हूं। देख, इक्वेशन जो मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा ना, डायरेक्टली अगर लिखो इक्वेशन क्या होगा, x1 प्लस x2 का वैल्यू हो जाएगा, किधर गया सवाल, अभी निकलना। हाँ, x1 प्लस x2 का अगर मैं बात करूं तो 2 हो जाएगा, 1,2 है ना तो 2 हो जाएगा। y1 प्लस y2 का अगर बात करूं तो 4 हो जाएगा। फिर x2 प्लस x3 का अगर मैं बात करूं तो अगला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। फिर y2 प्लस y3 का अगर बात करूं तो -2 हो जाएगा। फिर x3 प्लस x1 का अगर बात करूं तो 2 -1 है ना तो 2 × 2 4 हो जाएगा। और y1 प्लस y3 का अगर बात करूं तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं आप क्या करूं, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दो तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 2 × x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू आ जाएगा 3। फिर इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो x1 x2 कैंसिल होकर के x3 का वैल्यू डायरेक्ट आ गया 1। फिर इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो x2 x3 कैंसिल हो गया, x1 का वैल्यू आ गया 3। फिर इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट करो तो x2 का वैल्यू आ जाएगा 3 - 4 -1। तो इस प्रकार से ये तीनों वैल्यू जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। सिमिलरली आप y1 y2 y3 निकाल देना, आपका पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। भाई मीडियन का लेंथ निकालना है, क्या करना है, ये तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है ना, तो अपन क्या करें, अगर ये तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है तो ये मिड पॉइंट्स निकाल सकते हैं आसान। इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा ये, इन दोनों का मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 by 2 y1 प्लस y2 by 2 मिड पॉइंट फार्मूला से ये तीनों मिड पॉइंट निकाल दे। अगर ये तीनों मिड पॉइंट मिल गया तो अपन इजीली क्या कर सकते हैं, a और d को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगा वही तो हो जाएगा ना मीडियन। b और e को ज्वाइन करके जो लाइन बनाएंगे वही क्या हो जाएगा, मीडियन। ये देखना, AD will be the median if D is the midpoint of BC, B will be the median if E is the midpoint of AC, and CF will be the median if F is the midpoint of AB and all of them are concurrent, that is pass through a single point which is known as centroid। समझ में आ रहा है। तो D का कोऑर्डिनेट आपने मिड पॉइंट फार्मूला लगा के निकाल दिया, सेक्शन फार्मूला का सब्स्टिट्यूशन। तो A और D का लाइन सेगमेंट कैसे आप निकालोगे, लेंथ डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, इधर डिस्टेंस फार्मूला इधर डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर नहीं होता है बता देना, बट इसे क्वेश्चन तो आपसे हो जाना चाहिए भाई। अगला, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज दिस, ट्राइसेक्टर एट द पॉइंट्स A and B such that A is nearer to P if A also lies on the line given by this, then find the value of K। क्या बोल रहा है, इतना कुछ बोल दिया एक साथ, देखते देखते।
segment joining the points P 3,3 and Q 6, -6 is trisected at the points. मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा by the points A and B, where A is near to P. ऐसे भी तो हो सकता है ना, B यहाँ पे A यहाँ पे, but A near to P बोल दिया तो ऐसे ही होगा. If A also lies on the given line this, तो सिंपल सा A कौन सा लाइन पे लाई कर रहा है, 2x + y + k = 0. तो सिंपल सा लॉजिक है, A का कोऑर्डिनेट निकाल दो. अगर A इन दोनों को ट्राइसेक्ट कर रहा है तो ये 1 1 1 इक्वल हिस्से में डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, A कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2, और B कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1. तो B का तो जरूरत नहीं है, A का जरूरत है, तो A का वैल्यू निकाल दो. A divides P and Q internally in the ratio 1:2. तो सेक्शन फॉर्मूला लगा करके आप A का कोऑर्डिनेट निकाल दो, और वही A इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना जिसका इक्वेशन गिवन है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा, जिस जगह पे x और y का वैल्यू जो होगा वो उठा करके यहाँ पे रख देना. क्यों? क्योंकि अगर A इस लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट है तो डेफिनेटली A इसको सेटिस्फाई करेगा ना. अगर A इसको सेटिस्फाई करेगा तो A का जो x और y कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे रख दोगे तो इक्वेशन होल्ड होगा. तो यहाँ से अगर x और y का वैल्यू रख दोगे तो K का वैल्यू आसानी से निकल करके आ जाएगा. ठीक है, आगे कुछ प्रूफ्स दिए गए हैं आपको, अब देख सकते हो. 22 नंबर है ना. With the help of coordinate geometry, prove that diagonal of a rhombus are at right angles. अरे जब कुछ नहीं है, कुछ कुछ वैल्यूज वगैरह मान के ना आपको प्रूफ करना है, लंबा लंबा प्रूफ करते जाना. खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऐसे दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, कर लीजिएगा. ठीक है ना, मैं समझा के दे देता हूँ, अगर नहीं होता है तो बोल देना, सॉल्यूशन भेज दूंगा. ठीक है, करके दे दूंगा. डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, वो तो पैरेललोग्राम के लिए भी होता है. डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर sorry diagonals of a rhombus are at right angles प्रूफ करना है. अगर मैं मान लेता हूं ये तेरा x1 कम से कम वेरिएबल यूज करना होगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए. ठीक है, ये 90 डिग्री दिखाना है ना यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये सारे के सारे 90 डिग्री होगा, वही तो आपको प्रूफ करना है. ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, मतलब इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, इसको भी एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, इसको भी. समझ में आया? अगर दो हो जाता है तो बाकी दोनों सिमेट्रिक से हो जाएगा. ठीक है, तो आप मान लो क्या मानोगे आप, इस पॉइंट को आप मान लो. मैं तो क्या करता हूँ ना, देखो मैं तो सिंपलेस्ट पॉइंट की एक पॉइंट को, एक कोऑर्डिनेट को ओरिजिन मान लेता हूँ. समझ में आ रहा है? बट आप बोलोगे सर कैसे मान सकते हो ओरिजिन वगैरह, नहीं. ठीक है, तो मैं तो मान लेता हूँ जैसे ओरिजिन वगैरह आराम से प्रूफ कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं होता है. बट खैर फिर भी अगर आप जनरल पॉइंट लेना चाहते हो तो लो, क्या करें अभी, आप फिजिक्स के आगे तो टिक नहीं सकते भाई. इसको मान लो bx2, y2. ठीक है, अगर ये x2, y2 है और bx2, y2 है, और इसको मान लो x3, y3. ठीक है, अभी इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो और फिर उस मिड पॉइंट का हेल्प से इन दोनों को यूज करके ये कोऑर्डिनेट निकालो इन टर्म्स ऑफ दिस 3. समझ में आया? और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि ये लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर ये लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर ये लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर दिखाना पड़ेगा कि दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. तब जाकर के प्रूफ होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक राइट एंगल है. ठीक है, तो उस लिहाज से काफी लंबा हो जाता है, बट छोड़ो. The diagonals of a rectangle bisect each other and are equal. तो डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल भी वही, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा अगर आप एक कोऑर्डिनेट को 0 0 नहीं मानते हो. इससे बेटर है मैं जैसे करता हूँ वैसे ही करो. आप 0 0 मानना चाहते हो तो मान लो. ठीक है, इसको आप xy मान लो, इसको आप ab मान लो और काम निपटाओ. ये क्या हो गया, ये a/2 b/2 हो जाएगा ना, a + 0/2 b + 0/2. ठीक है, अभी अगर ये x है, ये a/2 है, तो ये कितना होगा, this plus this divided by 2 will be a/2. ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, a माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा b माइनस वाई. ठीक है, अभी आप अगर सॉल्व करते हो तो शायद जल्दी से आप कर पाओगे. ये लेंथ निकालो, ये लेंथ निकालो, ये लेंथ निकालो, ऑल द 3 लेंथ आप निकालो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और फिर आप पाइथागोरस वैल्यू दिखाओ, यानी कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कैलकुलेट करो, वो इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा.
और जैसे ही वो आता है ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो सब कुछ प्रूफ हो गया कि डायगोनल्स एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज 90 डिग्री। ठीक है, उस प्रकार से आप करो, आप कंफर्टेबल रहो। अदरवाइज कैलकुलेशन इतना लंबा हो जाता है कि आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो एक कोऑर्डिनेट को अगर 0 0 मान लेंगे तो ऐसा कोई गलत कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन वही चीज है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस क्या करना है, बाइसेक्ट, सॉरी रेक्टेंगल का डायगोनल बाइसेक्ट होता है, वो तो दिखा दोगे बाइसेक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी आप 0 0 वाला कहानी ले लो, इसको x, y मान लो, इसको a, b मान लो, ठीक है, और इसको आप मान लो c, d। यहाँ पे फायदा क्या होगा, आपको डायगोनल्स बाइसेक्ट दिखाना है ना, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, a/2 b/2, और इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा x + c/2 और y + d/2। अभी आपको a का वैल्यू x + c के इक्वल दिखाना होगा और b का वैल्यू d + y के इक्वल दिखाना होगा। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए आप कांसेप्ट यूज करो कि रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है ना, तो इस लेंथ को इसके साथ इक्वेट करो, इस लेंथ को इसके साथ इक्वेट करो और कंडीशन निकालो, और उस कंडीशन के हेल्प से ये प्रूफ करो कि a का वैल्यू x + c के इक्वल है और b का वैल्यू y + d के इक्वल है। ठीक है, तो उस प्रकार से जाकर के ये चीज प्रूफ होगा। ठीक है, और डायगोनल का लेंथ इक्वल है वो तो डायरेक्टली दिखा सकते हो, बिकॉज अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इतना तो बोल पाएंगे ना, हाँ इतना तो बोल सकते हैं भाई कि अगर ये a है, ये a है, ये b है, ये b है, तो ये हो जाएगा √a² + b²। और सिमिलरली इस राइट एंगल ट्राइंगल से अगर देखें तो ये भी हो जाएगा √a² + b², हैज द लेंथ ऑफ डायगोनल आर इक्वल। समझ में आया ना, उस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ये सारे प्रूफ आपको करना चाहिए। ठीक है, ये मतलब अच्छा लगता है। ठीक है ना, मिड पॉइंट आप मान लो, ABC का कोऑर्डिनेट मान लो, फिर B और C निकालो, फिर ये लेंथ तक डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, फिर ये लेंथ जो है वो इसके हाफ होगा और पैरेलल भी होगा, ये दोनों लाइन। ठीक है, वो आप प्रूफ कर सकते हो। खैर पैरेलल तो अभी तक जितना टूल है उससे तो आप नहीं कर पाओगे, बट आप वो प्रूफ कर सकते हो। लेंथ जो होगा वो हाफ होगा, यानी कि DE विल बी हाफ ऑफ BC, वो आप प्रूफ कर सकते हो यूजिंग कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये उसी टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे। आप एक बार 22 नंबर जो है मैंने जिस प्रकार से आपको बोल के दिया उस प्रकार से एक बार ट्राई मार के देखो, अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो मैं आपको सॉल्यूशन टेलीग्राम में सॉल्व करके बता करके दूंगा। ठीक है, उसका चिंता मत करो, सिंपल है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है, टफ नहीं है, टफ रेट नहीं कर सकते इसको, बट कैलकुलेटिव के लिए कोई टफ मान लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो 22 नंबर। ठीक है, अगर नहीं होता है तो जरूर याद दिलाना, मैं करके दूंगा। ठीक है, इन फिगर 2 इधर है भाई, फिगर 2 ऐसा वही होगा, लिखा नहीं कि तो फिगर दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल BOA is given. C is a midpoint of the hypotenuse AB. Show that it is equidistant from vertices OAB. तो C का कोऑर्डिनेट निकालो ना, A और B का मिडपॉइंट निकाल दो C, और C का डिस्टेंस निकाल दो फ्रॉम O, A और B, तीनों के तीनों इक्वल आएगा तो प्रूफ हो जाएगा। सिंपल सा चीज है। 24 P is any point on the line joining the points A and B, then show that this. ठीक है ना, P is any point on the line joining this and this. भाई अगर P is any point on the line joining this and this होगा, इसका मतलब क्या है कि A, P and B all the 3 points are collinear. अगर A, P, B all the 3 points are collinear होता है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल APB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 कर दो। अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 हो गया तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये रिलेशन ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। अगला, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालना, लेकिन वर्टिसेस आपको 3 ही दिया है। क्यों? क्योंकि उल्लू नहीं है वो लोग, चौथा वर्टिसेस आप खुद से निकाल सकते हो। पैरेललोग्राम का 3 वर्टिसेस अगर पता है तो चौथा निकाल पाओगे ना, उसी लॉजिक से आपको नहीं दिया है D वाला, तो आप निकाल दो D। फिर ABCD पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, ABC ट्राइंगल प्लस ABC ट्राइंगल का एरिया का समेशन के इक्वल हो जाएगा। फिर अगला वाला, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 6 देन प्रूव दैट। सिंपल सा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला लगा दो, इक्वल टू 6 कर दो, मॉड्यूलस होने की वजह से ±2 रिलेशन आएगा, फिर सॉल्व कर दोगे, अकॉर्डिंगली आपके पास x + y का वैल्यू मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ द वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल हैव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स देन प्रूव दैट द ट्राइंगल कैन नॉट बी इक्विलैटरल। अच्छा, ये बता देता हूं,
ट्राइंगल कैन नॉट बी इक्विलैटरल, बट लिखोगे आप, अगर लिख नहीं पाते हो तो मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। मैं कंसेप्ट बताता हूं आपको। देखो बोला है कि एक ट्राइंगल है जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो इक्विलैटरल है, जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, सॉरी जिसका कोऑर्डिनेट रैशनल है, सारे के सारे कोऑर्डिनेट रैशनल है, तो इसका एरिया क्या होगा बोल तो सर, हाफ इनटू मॉड्यूलस ऑफ x1 इनटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इनटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इनटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये हो गया इसका एरिया। अगर ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स रैशनल है तो ये 6 के 6 वेरिएबल रैशनल होगा। अगर रैशनल है तो डिफरेंस ऑफ टू रैशनल इज रैशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल इज आल्सो रैशनल, मतलब ये ऑपरेट करके एक रैशनल आएगा, ठीक है। अगर इसका एरिया रैशनल हो जाता है तब तो ये इक्विलैटरल हो ही नहीं सकता है, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हमेशा इरैशनल होता है। कैसे सर, कैसे? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है, √3/4 साइड स्क्वायर। अभी साइड स्क्वायर साइड कुछ भी हो जाए, साइड लेंथ कुछ भी हो जाए, तेरा अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग ही तो होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग होता है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग अगर होता है तो उसका स्क्वायर जब करोगे तो ये तो सिंप्लीफाई होकर के एक रैशनल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 करोगे तब भी रैशनल होगा, बट जब मल्टीप्लाई कर दोगे √3 से, एज √3 is a rational quantity, therefore the overall area becomes irrational. And as the area of equilateral triangle is always irrational, so this triangle can never become equilateral because its area is a rational quantity. समझ में आया? इसका एरिया रैशनल क्वांटिटी है, इसीलिए ये कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बन सकता अगर सारे कोऑर्डिनेट्स रैशनल नंबर हो गया, बिकॉज सारे कोऑर्डिनेट्स अगर रैशनल नंबर हो गया तो इसका एरिया रैशनल आएगा, बट एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के लिए इसका एरिया इरैशनल आना जरूरी है, बिकॉज √3/4 into साइड स्क्वायर इज ऑलवेज इरैशनल। साइड स्क्वायर रैशनल होगा, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे रैशनल आएगा, प्रोडक्ट करेंगे √3 से, तो प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल क्वांटिटी इज ऑलवेज irrational provided the rational quantity must be non-zero। अगर जीरो के साथ √3 को मल्टीप्लाई कर देता है तो जीरो आ जाएगा ना भाई, ये तो रैशनल हो गया। बट अगर एक नॉन जीरो क्वांटिटी के साथ एक रैशनल इरैशनल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 2 या फिर -2 के साथ अगर √3 को प्रोडक्ट कर देते तो हमेशा इरैशनल आएगा। अभी कोई ज्ञानी मेरे को ये पूछता है कि सर क्या पता साइड का वैल्यू √3 हो जाए, तब जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर √3 into √3/4, ये तो रैशनल हो सकता है ना। बट गधा ये सोचने का एक बार कोशिश करके साइड लेंथ कभी ये आएगा भाई, साइड लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर जो आ रहा है वो सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, वो सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर अपने आप में क्या है, रैशनल क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? तो ये कभी भी √3 जैसे कहानी नहीं हो सकता है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। आप हमेशा याद रखिएगा, एरिया ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज एन इरैशनल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? area of a rational quantity is always, area of an equilateral triangle is always irrational. 28. If 2 points A and B are given, find the coordinate of any point P if PA is equal to PB and area of triangle PAB is equal to 10. सिंपल सा लॉजिक है ना, P को मान लो x, y, तो PA is equal to PB से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल PAB का फॉर्मूला यूज कर दोगे। AB तो पता है, P को आप मान लो x, y, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल PAB इक्वल टू 10 करके एक और इक्वेशन मिल जाएगा, उन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो x, y आ जाएगा। ठीक है, बट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 10 जो है उस जगह से आपको एक और नहीं दो इक्वेशन मिलेगा। तो आपको मान लो पहले जो इक्वेशन मिला उसको 1 मान लो, फिर दो जो इक्वेशन मिला उसको 2 और 3 मान लो, फिर एक बार 1 और 2 को सॉल्व करके एक P का पॉसिबल आंसर आएगा, फिर 1 और 3 को सॉल्व करके एक और P का पॉसिबल आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे P का जो पॉसिबल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसका लॉजिक चाहिए ना, लॉजिक भी दिखाता हूँ देखिए, लॉजिक करता है ना हमेशा, लॉजिक दिखा देता हूँ। ठीक है, डेप्थ से चीजों को सीखने का कोशिश करो, ना कि हवा में जा करके। दिखाता हूँ पॉइंट्स जो है वो कौन कौन है। एक है 3,4, 3,4 किधर होगा भाई, यहाँ पे होगा, और एक है 5,-2, 5,-2 इधर होगा। ये हो गया तेरा AB। समझ में आ रहा है? अभी ऐसा एक P कोऑर्डिनेट मुझे लेना है जिसका सच दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल PAB इज 10 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? तो P पॉइंट अगर मैं इधर लेता हूं, अगर आप बोलते हो सर P पॉइंट इधर लो सच दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल PAB इज 10, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, एक और P इधर भी तो पॉसिबल आएगा।
इन सच ए वे दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 10। अभी कोई क्या नहीं आके बोलेगा तब तो सर इनफाइनाइट हो जाएगा। आप ऐसे भी तो ले सकते हो। भाई ऐसे नहीं होगा। आप सोच रहे हो अगर ऐसे हो जाता है तो ऐसे नहीं होगा, बिकॉज ऐसे अगर हो गया तो एरिया में तो थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा ना, बट एरिया तो फिक्स है 10 है। एक ही ऑप्शन है, तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा। दैट्स व्हाई पी का दो पॉसिबिलिटी आएगा और वही दो पॉसिबिलिटी आपको निकालना है। एक आप PA इज इक्वल टू PB करके एक इक्वेशन निकालोगे यहां से सॉल्व करके इन टर्म्स ऑफ x एंड y व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c इज इक्वल टू 0। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इक्वल टू 10 करके आपके पास और दो इक्वेशन आएगा, एक को 2 बोलोगे एक को 3 बोलोगे। 1 और 2 को सॉल्व करोगे एक P का पॉसिबल आंसर मिलेगा, 1 और 3 को सॉल्व करोगे दूसरा P का पॉसिबल आंसर मिलेगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ आप अपना अंतिम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। अगला 29, in triangle ABC the coordinate of vertex A are this and DE respectively the midpoints of AB and AC. F is the midpoint of side BC, then find the area of the triangle DEF. सिंपल है, कुछ नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है सब क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा बहुत सोचेगा ना दिमाग से सारे चीज उगलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। क्या बोल के दिया समझा देता हूं। ए दिया है, ये देख BC ट्राइंगल है ना, AB का मिड पॉइंट दिया है, ये गिवन है ये गिवन है, इसको E बोल देते, ये F बोल के दिया बोलो। ठीक है, ये गिवन है। अगर ये गिवन है ये गिवन है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, तो इसको अगर आप x, y मान लोगे तो x plus this by 2 will be x कोऑर्डिनेट ऑफ D पॉइंट, तो यहां से x आ जाएगा y आ जाएगा। फिर सिमिलरली मिड पॉइंट का फार्मूला से this plus this divided by 2 will be x कोऑर्डिनेट ऑफ E, तो यहां से इसका भी मिड पॉइंट आ जाएगा AB। अगर ये मिल गया तो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा F, तो F का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। सिमिलरली D और F, E तो दिया हुआ था और F भी आपको मिल गया, तो अभी आप आराम से DEF जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस थ्री आर नेवर कोलिनियर। सीधा सीधा प्रूफ करना है कि क्या इन तीनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बस इतना सा आपको प्रूफ करना है। एरिया जॉइनिंग दिस 3 पॉइंट आप निकाल दो सॉल्व करके, फिर जो आएगा वो नॉन जीरो क्वांटिटी होगा। और नॉन जीरो क्वांटिटी होने का मतलब ही क्या है कि ये तीनों पॉइंट कभी भी कोलिनियर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन 31 स्टार लगा करके दिया था, यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्चुअल है और तगड़ा सवाल है, आ सकता है HSLC में किसी भी वक्त टपक सकता है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पहले ही बता करके दे रहे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्ट का अच्छा क्वेश्चन, वैसे तो सारे क्वेश्चन लगभग अच्छे हैं, NCERT बियॉन्ड है, बट अगर मैं प्रयास करूं उस लिहाज से समझाने का तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ABCD चारों का वर्टिसेस दिया हुआ था, बोलता है अगर AB को बेस मानते हो तो हाइट निकाल करके बताओ। मैं बोलता हूं आपको भाई अगर मैं हाइट ड्रॉ कर रहा हूं यहां से तो वो तो परपेंडिकुलर होगा ना बेस के ऊपर, नहीं तो हाइट क्यों है उसका नाम, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेस के ऊपर। तो यहां से हाइट मान लेंगे, ड्रॉ कर लिया। यहां से अगर मैं हाइट ड्रॉ करना चाहता हूं तो वो भी तो हाइट होगा ना। BM अगर हाइट होता है तो BN भी तो हाइट होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल का काम बन गया ना, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड हो गया जिसका लेंथ इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का। अभी इन दोनों को ज्वाइन करके काम निपट जाएगा। कैसे निपट जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD के इक्वल होगा ही नहीं होगा। इस पूरा ट्राइंगल के एरिया किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, मतलब इन दोनों ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल का समीशन के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, इसको रहने दो। इधर क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या है, हाफ इंटू DM इंटू बेस AB। इधर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू CD इंटू हाइट कितना BM। ठीक है, और इसी BM को मैं इक्वल लिख सकता हूं किसके साथ, DM के साथ। तो यहां से DM by 2 कॉमन आ गया ना, और अंदर आ गया AB प्लस CD, और ये हो गया आपका एरिया। समझ में आ रहा है, आपको क्या निकालना था, हाइट निकालना था ना, तो DM इज द हाइट। अभी AB तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, CD भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, और एरिया ऑफ ABCD भी आप निकाल सकते हो। कैसे, एक बार फॉर्मूला लगा करके इन ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, एक बार इसका निकाल दो, और फिर इन दोनों ट्राइंगल का जो समेशन होगा एरिया का वही हो जाएगा ABCD पैरेललोग्राम का एरिया। तो इधर इसको निकाल करके रख दो,
और इधर इन दोनों को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल करके रख दो, कैंसिल आउट कर दो, डीएम का वैल्यू आ जाएगा विच इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, ज्यादातर बच्चे मेरे को हमेशा जिस भी हर साल जब भी ये क्वेश्चन मैं लेता हूं बच्चों करने के लिए, हमेशा मेरे पास सबसे पहला रिप्लाई आता है सर डाटा इज इनसफिशिएंट फॉर दैट क्वेश्चन। बट हकीकत में वो चीज नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत और ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन बना सकते हो, बना करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो सर को याद कीजिएगा, सारे चीज का जवाब मिलेगा। अगला चीज, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ है, सर्कमसेक्टर सर्कमरेडियस निकालना है। रिपीट हो गया, पहले ही बता दिया। द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस ट्राइसेक्टेड बाय, अरे भाई दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्या चक्कर है। अगला, ABCD is a rectangle formed by the joining the points ABCD, PQRS are the midpoints of the side। हाँ हो गया। Quadrilateral PQRS is a square, rectangle और rhombus प्रूफ करना है। कुछ मत करो, इतना कुछ करना चाहते हो क्या? कुछ मत करो, ज्यादा कुछ मत करो। ABCD क्या बोल के दिया? ABCD रेक्टेंगल है, हाँ रेक्टेंगल। ABCD का वर्टिसेस गिवन है क्या? हाँ गिवन है। तो ABCD वर्टिसेस पता है, मिड पॉइंट निकाल, P आ जाएगा, Q आ जाएगा, R आ जाएगा, चारों मिड पॉइंट निकाल, तो PQRS मिल गया। अभी PQRS रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो चेक करने के लिए क्या करोगे? कितना बार सिखाओ? PQ निकालो, QR निकालो, RS निकालो, PS निकालो, ये चारों आ जाएगा। ये चारों जैसे ही आपको पता चल जाएगा तो आप क्या करोगे? अगर चारों अनइक्वल है, ऑपोजिट साइड अगर इक्वल हो गया तो क्या होगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर चारों अनइक्वल है तो नॉट ए क्वाड्रिलेटरल बोल देना, मतलब जनरल क्वाड्रिलेटरल तो होगा बट कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल बोल दोगे। ठीक है, अगर सारे साइड इक्वल हो गया तो या तो रोम्बस या तो स्क्वायर होगा, फिर आपको डायगोनल चेक करना पड़ जाएगा। अगर डायगोनल इक्वल है तब तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर डायगोनल भी इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कांसेप्ट है, आप कर सकते हो। 35, ABCD are the vertices of a quadrilateral ABCD. Find K if the area of the quadrilateral is 28 square unit. ठीक है ना? तो एक जगह पे आपको K, अच्छा यहाँ पे X होगा, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, X होगा। Find X if the area of the quadrilateral is 28। ठीक है, तो सम ऑफ टू ट्रायंगल ABC प्लस ABD करके आप दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल करके सम करके इक्वल टू 28 कर दो, सॉल्व करके X आ जाएगा, क्योंकि एक अननोन है ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। The coordinates of the triangle ABC, अगला क्वेश्चन, are this P is any point, show that the ratio of the triangle PBC और ABC। ठीक है, तो PBC का एरिया निकालो और ABC का एरिया निकालो, रेशियो निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 37, अरे भाई ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया यार, बहुत क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, माफ कीजिएगा। 38, X, ये तीनों पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, मतलब क्या? ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 कर दो, ये रिलेशन प्रूव होकर के आ जाएगा। 39, D, F आर द मिड पॉइंट, वही मिड पॉइंट का कंसेप्ट यूज करके आपको क्या निकालना है? वो 22 में जैसे बोला था ना, ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट है, आप करके देखना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, 22 में सारे के सारे थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा था, लेकिन ये कैलकुलेटिव होने के बाद भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, ABC को आप मान लो, A को मान लो x1 y1, B को मान लो x2 y2 और इसको मान लो x3 y3। ठीक है, इसका मिड पॉइंट निकालो, D आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट निकालो, E आ जाएगा और इसका मिड पॉइंट निकालो, F आ जाएगा। अभी ABC का ट्रायंगल का एरिया तो आपको पता ही है, अगर ये तीनों के तीनों आप माने हो तो हाफ इनटू क्या हो जाता है? मॉड्यूलस ऑफ x1 into y2 minus y3, ये फॉर्मूला आपको पता है। अभी DEF आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल दिए, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर इसको सॉल्व करके देखोगे ऑटोमेटिकली ये 1/4 ऑफ वो आ गया, हाफ इनटू मॉड्यूलस ऑफ x1 into y2 minus y3, उसका 1/4 आ गया, मतलब आंसर हो जाएगा। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF विल बी 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, और ये प्रॉपर्टी है, याद रखो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, बहुत जगह पे काम आएगा 11th में, याद रखो। ठीक है, ट्रायंगल ABC का अगर सारे साइड का मिड पॉइंट को लेकर के एक और ट्रायंगल बनाते हो तो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, चारों के एरिया इक्वल होगा, और अगर चारों के एरिया इक्वल होगा तो हर एक ट्रायंगल का एरिया ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होगा। अगर मैं इसका बोलूं तो भी 1/4, इसका बोलूं तो भी 1/4, इसका बोलूं तो भी 1/4, करके देख लीजिएगा प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करना तो आपको आता ही है, अगर नहीं होता है सर को याद कीजिए, सारी चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। These are the coordinates of the vertices of ABC. P is a point on the median AD such that AP is to PD is equal to 2:3. ठीक है ना? P is a point such that AP is to PD. अभी D पॉइंट तो निकाल ही सकते हो ना भाई,
बी और सी का मिड पॉइंट होगा डी, बिकॉज एडी इज ए मीडियन। एडी अगर मीडियन है तो डी बी और सी का मिड पॉइंट होगा, तो बी और सी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के डी निकाल दो। अभी ए पता चल गया, डी पता चल गया, अभी एडी के बीच में वो पॉइंट निकालना है सच दैट एपी इज टू पीडी कितना है 2:3। खत्म बात। क्या है इसमें, ये ट्राइंगल है एबीसी, अभी ये हो गया आपका एडी, ये डी पॉइंट तो आप इन दोनों का हेल्प से ये निकाल दोगे। अभी पी पॉइंट निकालना है सच दैट एपी इज टू पीडी इज इक्वल टू 2:3। तो एम हो गया 2, एन हो गया 3, इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला लगा दो फॉर्मूला, तो ये पी का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, ए भी पता है, डी भी पता है, 2:3 से पी का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हो ना, तो पी आ गया। समझ में आ रहा है? अगर पी आ गया तो आपको बोला है पीबीसी, पीबीसी का एरिया निकालना है और एबीसी का एरिया निकाल करके दोनों का रेशियो निकालना है। ये एकदम सिंपल है, फ्लैट है, करो, करते ही आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल दिया हुआ है, इफ द अदर टू वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल लाई ऑन द लाइन। ठीक है, ऑपोजिट वर्टिसेस दिया हुआ है तो रिमेनिंग टू वर्टिसेस निकालना मैंने स्क्वायर वाले क्वेश्चन में सिखा दिया, आप निकाल देना। और बोल के दिया है कि अदर टू वर्टिसेस, देखिए यहां पे उतना भी करने का जरूरत नहीं होगा, ये तो और भी अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? कैसे करोगे, कैसे करोगे? रेक्टेंगल का ऑपोजिट वर्टिसेस, रेक्टेंगल का ऑपोजिट वर्टिसेस दिया हुआ है ना भाई, ए और सी दिया हुआ है, तो ए और सी का मिड पॉइंट निकाल दो। अभी बोला है अदर टू वर्टिसेस अगर एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ये दोनों के दोनों वर्टिसेस कौन सा लाइन के ऊपर लाई कर रहा है? y माइनस एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 के ऊपर लाई कर रहा है। अगर ये दोनों के दोनों वर्टिसेस इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो आप सोचो ना कि इन दोनों का मिड पॉइंट भी तो इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा ना, और इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वो तो ए और सी का मिड पॉइंट ही होगा। तो आप डायरेक्टली ए और सी का मिड पॉइंट निकालो और उसी मिड पॉइंट को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो, आपको क्या मिल जाएगा? लैम्डा मिल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ रहा है? अब सोच के देखो ना, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ए और सी का जो मिड पॉइंट होगा वही तो बी और डी का मिड पॉइंट होगा ना, तो ए और सी का ए और सी तो गिवन है, तो ए और सी का मिड पॉइंट निकाल दो। अगर बोल रहा है बी और डी सेम लाइन के ऊपर है, तो बी और डी का मिड पॉइंट भी उसी लाइन के ऊपर होगा, तो बी और डी का मिड पॉइंट कौन हो जाएगा? जो ए और सी का मिड पॉइंट है, बिकॉज डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, तो वही मिड पॉइंट सेटिस्फाई करा दो इस इक्वेशन में, लैम्डा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आईजेएस 2015 में पूछा गया, एबीसी दिया हुआ है, ट्रायंगल का एरिया पूछा। ठीक है, बाकी आईजेएस का क्वेश्चन यहाँ पे आपको शीट में नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि वो स्लोप वाले कंसेप्ट में बेस्ड है। ठीक है, तो वो मैंने नहीं दिया, वो एडवांस में इसका जो ऑलिफेट वाला शीट है उसमें आपको प्रेजेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शीट हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, थोड़ा तेजी से जरूर किया, दिक्कत थोड़ा हो सकता है, बट वीडियो है, क्लास में अगर होता तो इससे 10 गुना कम स्पीड से पढ़ाता, बट वीडियो है तो स्पीड बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है, और आपके पास एक फैसिलिटी है कि आप वीडियो को बार बार रिप्ले, मतलब बार बार पॉज कर करके देख सकते हो। आप अगर एक साथ देखने जाओगे तो हलाल हो जाएगा, ठीक है, सारी चीज बर्बाद हो जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन देखो, देख करके अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट नहीं है, अगर नया चीज सीखने को मिलता है मेरे मेथड से, तो उस चीज को आपका कॉपी में नोट करके रखो। और अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो इन डिटेल सारे क्वेश्चन डिस्कस किया, अगर वो क्वेश्चन आपका नहीं हुआ तो मैं जो तरीका बताया उससे आप उसको करो। करने के बाद अगर नहीं हो रहा है, फोन करो, फोन करके उस क्वेश्चन को क्लियर करने के बाद वीडियो को वापस स्टार्ट करो और अगले क्वेश्चन पे जाओ। वो होता है तरीका देखने का। ये मूवी नहीं है कि एक साथ धराधर देखते जाओगे और रामायण रचते जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से रामायण आप रच नहीं सकते, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। ठीक है, तो इसके साथ साथ आज का जो हमारा क्लास है वो अपन इसी जगह पे समाप्त कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट डिस्कशन ओवर है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि फाइनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और कोई लेक्चर नहीं आएगा। अभी अगर शीट या फिर एनसीईआरटी में किसी भी बच्चे का कुछ भी अगर डाउट रिमेनिंग रह जाता है, मेरे को तुरंत आप कॉल कीजिएगा, मैं सारे डाउट्स आपका उसी वक्त क्लियर करके दूंगा, वो मेरा वादा है। बट आपका एफर्ट होना चाहिए, अगर आप एफर्ट नहीं करते तो नहीं होगा। बट आप मेरे को कॉल कीजिए, मैं आपका मैसेज कीजिए, मैं आपका सारा सॉल्यूशन बता करके दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अपन आज का क्लास जो है वो समाप्त कर रहे हैं।